जिनकी ख्याति सूरज की भांति हुई है उजागर, आज महेश गौरव पुरस्कार के माध्यम से उनसे रूबरू होने का पाया है श्रेष्ठ अवसर। हमारी विचार शक्ति को नई राह मिले, ऐसे अनुभवी शब्दों को सुनने का सौभाग्य पाकर अनमोल मोतियों जैसे विचारों को लेकर आज हमारे सामने प्रस्तुत है ये ज्ञान के अथांग सागर। भाई जी और कीर्ति जी, हम आपका व्यावसायिक और सामाजिक सफर जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को ये आश्वासित करते हैं कि हम इस प्रेरणादायक सफर को चुनिंदा प्रश्नों द्वारा उजागर करेंगे और आपके सफर की उपलब्धियों को पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। भाई जी और कीर्ति जी के इस सफर को हम 4 पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पहला, आइडिया, ऐसे कारण जिसने नए व्यवसाय की प्रेरणा दी या चल रहे व्यवसाय को वृद्धिकरण की दिशा दी। दूसरा, फोकल पॉइंट, आपकी कल्पना को व्यवसाय का रूप देना तथा चल रहे व्यवसाय को नई दिशा देना। तीसरा, ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रणनीति, उद्देश्य को कार्यान्वित करना, चैलेंजेस और उनका सॉल्यूशन, सफलता और विस्तार। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोशल कंट्रीब्यूशन, सामाजिक योगदान के बारे में आपका दृष्टिकोण और आपके लिए उस सामाजिक उद्देश्य का महत्व। हम सभी मान्यवर तथा एमपीएफ मेंबर्स से अनुरोध करते हैं कि आप इन सवालों के उत्तरों को अपने जीवन से जोड़कर देखने का प्रयत्न करें। वी अश्योर यू दैट दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मनोज जी, हम भाई जी की जर्नी से प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद स्वप्निल। भाई जी, बुल्ढाना अर्बन शुरू करने से पहले हम आपके व्यावसायिक सफर को संक्षेप में जानना चाहते हैं। मैं डोंगरनाला में रहता था, बुल्ढाना जिले में। तब मेरा मुख्य व्यवसाय खेती था, लेकिन खेती के अलावा मैं जहाँ रहता हूँ उसको पूरा जंगल लगे उस एरिया को। तो 3 साल तक के 75, 76 और 77 3 साल तक के लकड़े का, कोयले का और गोंद का बिजनेस किया मैंने। उतना ही बिजनेस किया, लेकिन बाद में बिजनेस कुछ सरकार के बंधन आ गए, सुप्रीम कोर्ट के निकाल आए, तो धीरे धीरे वो व्यवसाय बंद हो गया। उसके बाद में फिर मैं खेती करने लग गया और फिर 86 में बुल्ढाना अर्बन की स्थापना किया। खेती करते वक्त तो आपका काफ़ी लोगों से ये जान पहचान हुई होंगी। हाँ, जान पहचान ने पूरे गांव में जान पहचान देती थी, क्योंकि गांव में सबसे बड़े जमींदार हम ही थे। अच्छा। और उस समय फिर ख्याल में आया कि जो प्राइवेट मनी लेंडिंग जिसको बोलते हैं ना, साहूकारी, हाँ हाँ, वो साहूकारी मेरे घर में भी थी, मेरे पिताजी भी करते थे। उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय भाई जी। भाई जी, आपको पतपेढ़ी संस्था शुरू करने का विचार कब और क्यों आया और उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ही था कि 84-85 से सोच रहा था मैं, क्योंकि हमारे गांव में जो 2 बैंक थी वो दोनों बंद हो गई थी, और उसको कुछ तो भी व्यापारियों के लिए व्यवस्था करना। और जो पठानी साहूकारी जो हमारे यहाँ भी चलती थी, गांव में भी चलती थी, सब तरफ चलते थे, उसको मेरा बहुत विरोध था कि 5 रुपये 10 रुपये सिकड़े का ब्याज लेना लोगों से। वो जो भी चीज़ गिरवी रखता था वो डूब जाती थी। मान लो उसने सितंबर अक्टूबर महीने में कुछ काम से अगर बिजली की मोटर गिरवी रख दिया, ऑयल इंजन गिरवी रख दिया, तो 10 रुपये सिकड़े के हिसाब से वो डूब ही जाता था ना। फिर नवंबर में उसको गेहूं के लिए, चने के लिए मोटर रखता था, रहती नहीं थी, फिर परचेस नहीं कर सकता था वो, तो उसका आर्थिक नुकसान हो गया। एक सामाजिक अन्याय होता था ये, तो इसको कुछ तो भी करना चाहिए। इसलिए फिर बुल्ढाना अर्बन की स्थापना हुई, और उससे हमने फिर शुरू में बर्तन गिरवी रखना, सोना गिरवी रखना, बैलगाड़ी, ऑयल इंजन, इलेक्ट्रिक, जो भी चीज़ होगी वो गिरवी रखना, ताकि वो प्राइवेट साहूकार के पास में न जाए। प्राइवेट साहूकार आपने बताया, तो मैक्सिमम ये अपने कम्युनिटी से थे या कम्युनिटी के बाहर? नहीं, अदर कम्युनिटी के। अपने कम्युनिटी के तो बहुत कम रहते थे। अपने कम्युनिटी में लोग 2 रुपये 3 रुपये के ऊपर नहीं लेते थे। अदर कम्युनिटी में 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये की जो साहूकारी करते, जो आज भी चल रही है। अच्छा, आज भी चल रही है। लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है कि आज भी चल रही है?
मुझे ये जानना था कि उनको और कहीं से लोन नहीं मिलता है, मजबूरी में वो लोन लेते हैं। नहीं, इसके अंदर एक तो देखो, जो लोग व्यसनाधीन रहते हैं, जो ऑनलाइन रमी खेलते हैं, डब्बा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और जिसके घर में अचानक बीमारी आ जाती है, ऐसे लोग 1 घंटे के अंदर कहाँ से पैसा मिलेगा? बिल्कुल सही, तो वो जाके वहाँ से पैसा लेके आते हैं। बैंक या पदपीढ़ी को 1 घंटे में तो पैसे देती नहीं ना। बिल्कुल सही। मगर आज रात को अगर मुझे जुआ खेलना है, पैसे चाहिए, तो मैं प्राइवेट आदमी से जाके लेके आऊँगा कि नहीं? बिल्कुल सही। और फिर उसको 10 रुपये 15 रुपये सिगरेट का बैग लगेगा। ये रोकने की हमने कोशिश किया और उसको बहुत अच्छा यश मिला। यानी आपको यकीन नहीं आएगा कि जब हमने बर्तन गिरवी रखते थे पहले, तो आप क्योंकि काफ़ी लोग देहात से है, बर्तन गिरवी रखते थे उस समय पर, तो कम से कम 2-2, 3-3 घोड़ों से बर्तनों से भर गए थे, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑयल इंजन, बर्तन से। और ये सब बाद में इतना कम इंटरेस्ट रहता था वो हमारा, बाद में छुड़ा देते थे सब लोग। भाई जी, जब आपने निर्णय लिया कि आपको पतपेढ़ी संस्था शुरू करनी है, तब से लेकर शुरू होने तक आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? तो वो मुश्किलें तो काफ़ी आई। एक तो पहली वजह माइनॉरिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर किसी और की मक्तेदारी है, ऐसा एक तो समझ में दृढ़ समझ। उसके अंदर फिर कई लोगों की संस्थाएं बंद हो गई और हमारी संस्था चलने लगी। काफ़ी मेहनत की, करीबन 80% महाशय लोग भी साथ के अंदर थे, और ये सफ़र करते समय तकलीफ तो काफ़ी हुई, लेकिन एक सिद्धांत था कि किसी का जवाब देना नहीं। कभी कोई स्पीच में बोलता था, कोई पेपर में छापता था, कोई आमने सामने भी आके 2 बातें सुना देता था, लेकिन एक सिद्धांत था कि जैसे लोगों ने शब्दों की पत्थर बहुत मारे हमको, ये सब पत्थर संभाल के रखे और पत्थरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना डाली। बहुत बहुत बढ़िया। अगर प्रत्युत्तर देते हैं तो मान लीजिए उसी दिन से आपका अपयश चालू हो गया है, तो उत्तर देना ही नहीं किसी चीज़ का। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूँ, बुल्ढाना अर्बन की आपने जब नींव तो रख दी, 15 अगस्त 9 दिन पर है 86 1986। वो शुरू होने के बाद में उन साहूकारों का क्या हुआ? नहीं, वो साहूकार तो जनसंख्या और इतनी गर्जें बढ़ रही है अभी कि जिनकी आवश्यकता भी नहीं, इतने सब चौक बढ़ गए, साहूकार तो अभी तक चल ही रहे। की बात कर हाँ रहा नहीं, उस समय बहुत ज़्यादा फंड्स थे नहीं, 12,000 रुपये से स्टार्ट किया था, तो इतने फंड्स थे भी नहीं। 86 से तो 91 तक के वेटिंग पीरियड रहा हमारा। 91 के अंदर 58 लाख रुपए डिपॉजिट था हमारा। उस बैलेंस शीट को 1 करोड़ डिपॉजिट जमा करने के लिए पूरी कोशिश किया, लेकिन 91 के बैलेंस शीट में 58 लाख के ऊपर बढ़ नहीं सके, हम 1 करोड़ नहीं कर सके। तो पैसों का महत्व भी बहुत ज़्यादा था, विश्वास नहीं था। ये तो कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये पूरी विश्वास की मूवमेंट है। बिल्कुल पूरी सही, विश्वास की ट्रस्ट मूवमेंट पार्ट बहुत है। इम्पोर्टेंट है। हाँ। भाई जी, आपके बोलने पे से मुझे ये लगा कि आपकी इच्छा शक्ति करने की थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसका कारण ये था कि लोगों के यातना के प्रति आप कितने संवेदनशील थे, ये हमको पता चलता है आपके बोलने पे से। क्योंकि आपने जो पॉइंट नोट डाउन किया है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो मजदूर किसान लेते थे, तो उनकी आगे का जो प्रबंधन है वो हो नहीं पाता था। बिल्कुल सही। तो आपने लोगों के भलाई को ध्यान में रखते हुए आपने बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की नींव रखी। बिल्कुल सही श्रुति? जी बिल्कुल मनोज जी, हम भाई जी की प्रबल इच्छा शक्ति को शत शत नमन करते हैं। अब इसी तरह आज की हमारी वुमन ऑफ सब्सटेंस कीर्ति जी की भी हम शुरुआत की कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तो कीर्ति जी, बिजनेस ज्वाइन करने के पहले आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमें शॉर्ट में बताइए। मैं बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, जैसे कि आपने देखा, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, और न केवल मेरे अपने भाई बहनों में, लेकिन पूरी जनरेशन में बड़ी थी। उसके बाद 10वीं पहली से लेकर 10वीं तक की शिक्षा मैंने अपने ननिहाल में पूरी की, और उसके बाद कॉलेज की शिक्षा मैंने अपने माता पिता के यहाँ हुगली में पढ़ी की। तो ये सब का नतीजा ये रहा कि मुझे बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। मेरे पूरे परिवार की मेरे को
मार्गदर्शन और ये मिला, हिम्मत मिली। और इन सब से मुझे रिश्तों की अहमियत समझ में आई, रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, क्यों निभाना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए। ये शायद मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते शादी हो गई और 10वीं तक मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे आगे चल के बिजनेस में ही आना है, कोई कंफ्यूजन नहीं था दिमाग में। और शादी के बाद नेकी और पूछ मेरे ससुर जी ने, जिनको बापूजी के नाम से सब जानते हैं, मेरा उत्साहवर्धन किया कि तुम्हें बिजनेस में आना है। पति ने और परिवार ने भी साथ दिया। तो मेरी शादी भी हुई तो मैं शादी में सबसे लास्ट पहुंची थी, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन बाद शादी थी। तो और शादी के बाद जब मौका मिला तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए था। मैंने शादी के 1 महीने बाद ही ऑफिस जाना चालू कर दिया। उसके बाद में पढ़ाई के साथ साथ परिवार, पढ़ाई, और साल भर के अंदर मैंने अपने फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी जब मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट थी। और एग्ज़ाम के साथ साथ में साल भर के अंदर मातृत्व और स्नातक की डिग्री दोनों साथ में हाथ में थी। साल भर बाद मैंने वापस से ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन जैसे आपने देखा नियति को कुछ और मंजूर था। जब मेरी माता का देहांत हुआ मैं 23 साल की थी और मेरा सबसे छोटा भाई जो था वो 12 साल का था। तो ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी जो थी मेरे भाई बहन, मेरा परिवार। तो जिंदगी के 18 साल आगे के अपने परिवार को सेटल करने में, अपने बच्चों की परवरिश में और ससुराल के प्रति दूसरी जिम्मेदारियां निभाने में पूरा हो गया। लेकिन इन 18 सालों में एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि अब क्या करना है, अब छोड़ो, लाइफ ऐसे बीत गई, ऐसा कभी भी नहीं लगा। पूरा समय मैं एक ही लक्ष्य था कि ये जिम्मेदारियां पूरी होंगी तो मैं अपना सपना पूरा करूंगी। और पब्लिकली मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन 18 सालों में मेरे पति ने हमेशा मुझे बाहर की दुनिया से अपडेटेड रखा। तो हमारे बीच में बातें यही होती थी कि आज बिजनेस में क्या हुआ, आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ये आगे चल के मुझे काफी उससे फायदा हुआ। बिल्कुल कीर्ति जी, जैसे आपने बताया, यू जॉइन द फैमिली बिजनेस इन 2001 एट द एज ऑफ 39। और जब आपकी शादी हुई तो आपने, जैसे आपकी निजी प्रवास के बारे में बताया, तो आपने पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी। अपनी पूरी मातृत्व की जिम्मेदारी निभाने के बाद आपने बिजनेस में कदम रखा। Hats off to you and your family. A big round of applause for Kirti ji and her family. Kirti ji, as a woman entrepreneur in a male-dominated business, उस वक्त आपको क्या challenges आए और उनको आपने कैसे solve किया? बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जो भी आंसर मैं दूंगी आप प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं आज से 20 साल पहले की। तो स्थितियाँ उस समय बहुत अलग थी जो आज थी। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे मेरे परिवार का, मेरे ससुर जी का, मेरे पति का साथ मिला। लेकिन जब 2001 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया दोबारा, इन 18 सालों में पूरी दुनिया बदल गई थी। हम एक मिड साइज ट्रेडिंग कंपनी से एक मिड साइज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एक्सपोर्ट हाउस बन चुके थे। तो वो लोग भी अपने ग्रोइंग स्टेज पे थे। ऐसे में आप अगर किसी से ये उम्मीद रखें कि आपको कोई गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तो नहीं होता है। आप चैलेंजेस की बात करते हैं, मुझे बिजनेस डायनामिक समझने की बात तो दूर की है, मुझे इस पूरे सेटअप में अपनी जगह ढूंढने में साल भर लग गया। और साल भर में ये ध्यान में आ गया कि यहाँ तो मंजिल भी खुद को ढूंढनी है, रास्ता भी खुद को तय करना है। तो लग गए। मतलब कॉन्फिडेंस तो था ही, छोड़ना तो था नहीं, पीछे हटना था नहीं। तो उस समय आरा काबिल जस्ट 1 साल हुआ था और वेबसाइट बनानी थी।
टीम नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे। उस समय वेबसाइट, आज से 20 साल पहले वेबसाइट की कोई टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी और बाहर से भी कोई एजेंसीज नहीं थी। और मुझे तो वेबसाइट की ABCD भी नहीं आती थी, फिर भी ले लिया चैलेंज ले लिया। तो एक आदत है मेरी कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर मैं हाथ में लेती हूँ तो पूरा डीप में जाके उसको समझती हूँ, स्टडी करती हूँ एंड देन सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट पे ध्यान बिलीव करती हूँ कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकले। तो IT में जो भी था या बाहर से जितने भी ग्राउंड लेवल के लोग थे वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। आप टॉप लेवल पे अगर कुछ बोलो ना मुझे सिखाओ तो कोई ध्यान नहीं देता है, ग्राउंड लेवल पे आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों से हेल्प लेके मैंने काम शुरू किया आगे। तो जब भी ये कर रही थी मैं, तो मुझे ध्यान में आया कि काफ़ी सारी चीज़ों में गैप है और बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे करेक्ट करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वही सब चालू कर दिया मैंने। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि डाउन टू अर्थ ग्रास रूट लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम ज़्यादा सीख पाते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आज मैं कहना चाहूँगी कि आपके अथक प्रयासों की वजह से ना आपने सिर्फ जगह ढूंढी है अपनी, आपने अपनी अटल जगह बनाई है RR ग्लोबल में। तो कीर्ति जी, अब जो आपका मेन फोकस था बिजनेस में, ब्रांड, उसके ऊपर आते हैं। तो आपने कब और क्यों सोचा कि ब्रांड बनाना इम्पोर्टेंट है? उसके लिए क्या इश्यूज आपने फेस किए और उनको आपने कैसे सॉल्व किया? जब हम लोग वायर्स एंड केबल के मैन्युफैक्चरिंग में आए थे तो उस समय वायर्स एंड केबल्स का ब्रांड का कोई ट्रेंड था नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ 1 या 2 कंपनी थी जो ब्रांड बना के, जो ब्रांडेड कंपनीज थी वायर्स एंड केबल्स में। मैक्सिमम जो था डोमिनेशन दिल्ली के मार्केट का था, जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे और कंज्यूमर जो था उसको कुछ पता नहीं होता था, कोई जानकारी नहीं होती थी और नहीं उसको इंटरेस्ट था। कंज्यूमर बहुत इनोसेंट था। अगर आप लोगों ने सबने याद होगा, आप अपनी जनरेशन को तो पता ही है, उपहार सिनेमा की जो ट्रेजेडी हुई थी वो उसी समय हुई थी और उसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण करीब करीब मेरे ख्याल में 59 लोगों की जान चली गई थी और ऐसे छोटे मोटे कई सारे हो रहे थे। तो ये बहुत ही गलत बात थी जो इलेक्ट्रिसिटी सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो खतरा कितना बड़ा होता है ये समझ में आया। तो उस समय 2 चीज़ें डिसाइड की। एक, हम हमेशा एक ग्लोबल क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे और क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरा ये, हम अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाएंगे और कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए हम एजुकेट करेंगे हमेशा। ये 2 चीज़ें हमने डिसाइड की और उसी पे आगे चलते रहे। जी बिल्कुल, मतलब आप ये बता रही हैं कि ब्रांड सस्टेनेबल होना लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो ब्रांड बनाने का पर्पस सॉल्व होता है। परफेक्ट। कीर्ति जी, मुझे इसी बात के साथ संस्कृत का एक श्लोक उचित लगता है जो आपके नाम से भी समन्वय रखता है। कीर्ति ही श्रीवार्थ च नारी नाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मीन्स ओनली अ वुमन has these powers or qualities like speech, memory, intelligence, fortitude, forbearance, prosperity and fame. And Kirti ji is a living example of this quote. ये मेरे ख्याल में यहाँ बैठी हुई हर मातृशक्ति के लिए समर्पित है। A big round of applause for all the women out there. स्वप्निल, हमने भाईजी के सफर के दौरान ये समझा कि पथपेड़ी संस्था शुरू करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। वैसे ही हमने कीर्ति जी के सफर से यह जाना कि ब्रांड बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है और RR ग्लोबल बिजनेस को उन्होंने कैसे नई दिशा दी। बिल्कुल सही कहा श्रुति। अब हम भाईजी से पथपेड़ी शुरू करने के बाद के सफर को जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि स्क्रीन की ओर देखें।
ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं। From 70 odd members to 17 lakh members, from a single branch to 477 branches, deposits from 12,000 rupees to 12,000 crore rupees. This really deserves a thunderous round of applause, please. Thank you. A growth multiplier of 1 crore in 37 years is unthinkable of in any business. भाई जी, ये आंकड़े देखने के बाद मुझे एक चीज का एहसास तो हो गया है कि इंसान अगर चाहे और उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी कठिनाई को वह पार कर सकता है। आपने शुरुआत में ऐसी कौन सी योजनाएं बनाई भाई जी जो आगे चलकर आपके उद्देश्य को साकार करने में सफल रही, और इनमें आपको क्या चुनौतियां आई और उसका समाधान आपने कैसे किया? एक तो शुरू में हम बताया आपको कि जो बर्तन वगैरह गिरवी रखते थे, बाद में फिर हमने वेयरहाउस बना के अनाज गिरवी रखनी चालू किया और उसको ग्रेन बैंक करके बोला। जैसा आप बैंक के अंदर पैसा रखते हो, हमारे वेयरहाउस के अंदर अनाज रखिए, क्योंकि जब अनाज आता है मार्केट के अंदर उस समय रेट बहुत कम रहते हैं, और बाद में फिर जब किसानों का अनाज पूरा बिक जाता है तो फिर अनाज बढ़ते, रेट बढ़ते, हमेशा का अनुभव है। इसके लिए हमने वेयरहाउस का चालू किया। 91 में पहला वेयरहाउस बनाया। 1-2 साल वेटिंग पीरियड रहा, उसके बाद में वेयरहाउस बनाते गए। आज करीबन 300 वेयरहाउस हमारे खुद के हैं और 250 वेयरहाउस किराए के। 550 वेयरहाउस है और इसके अंदर किसानों का अनाज रहता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टोटल अनाज होल्डिंग कैपेसिटी 23 लाख मीट्रिक टन और हमारी है 9 लाख मीट्रिक टन। इतना अनाज हम हर साल होल्ड करते हैं और इसके ऊपर करीबन हम 1500 करोड़ रुपए हर साल किसानों को देते हैं। और ये पूरा 100% रिकवर होता है। एक आधे बारी के अनाज खराब हो गया तो लॉस होता है, लेकिन लॉस कुछ होता नहीं। बिल्कुल भाई जी, इससे आप पता चलता है कि आपकी योजनाओं के पीछे आपकी जो सोच है वो वाकई काबिले तारीफ है, और जहां फंड्स की ज़रूरत है किसानों को ग्रास रूट लेवल पर वहां पर मिल रही है। भाई जी, अब आपने बुल्ढाना अर्बन के अंडर इतनी सारी स्कीम्स चलाई है, इतनी सारी योजनाएं हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सी स्कीम है? एक तो वेयरहाउस की योजना है सबसे बड़ी, और दूसरा यह है कि रूरल एरिया के अंदर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने जो देहातों के अंदर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली। 1999 में बुल्ढाना के पास में पहली स्कूल खुली, जहाँ 90 बच्चे घर को घूम घूम के लाए थे हमने। उस स्कूल में आज 5,500 बच्चे हैं और करीबन 600 से 700 एडमिशन इस बार हमने वापस किया। उसकी करीबन 22 ब्रांचेस बुल्ढाना जिले में और आसपास में, वहाँ मिला के 33,000 बच्चे। हर साल जब ये नीट के एग्जाम का रिजल्ट आता है तो कोई न कोई पेपर में एक न्यूज़ आती है कि एक गरीब आदमी के बच्चे को 600 मार्क मिले, 500 मार्क मिले, ऑटो वाले के बच्चे को बढ़ता, ऐसी न्यूज़ आती रहती है। हम तो उसके घर को पहुंच जाते हैं। वो किसी भी कास्ट का हो, उसको 5 से 10 लाख रुपए लोन देते और उसको MBBS कराते हैं किसी भी हालत में। मुझे लगता है करीबन 250 के ऊपर बच्चे आज होंगे महाराष्ट्र में और आसपास में कि ये MBBS हुए। मुझे पूछा गया था, जब मैंने एक किस्सा बताया था, एक नवापुर की रश्मि बिरला नाम की एक लड़की है, जो उसकी दादी मुझे ट्रेन में मिली थी और वहाँ लोन की बात हुई। मैंने दूसरे दिन उसको लोन दिया। वो लड़की लंदन की और आज वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है लंदन के अंदर। मुझे लगा है शायद उसके इंटरव्यू आज बताने वाले, लेकिन शायद कुछ कारण से नहीं बताया। आज वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट लड़की। जी भाई जी, आपने बोला था कि 1 घंटे में लोन सिर्फ साहूकार देते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो भाई जी आपको 1 घंटे से 1 दिन में लोन दिलवा सकते हैं। जेन्युइन रीजन होना चाहिए। भाई जी, आपकी ये सोच देखकर मुझे भी एक भगवत गीता का श्लोक याद आ रहा है। वृथा वृष्टि ही समुद्रेषु, वृथा तृप्तेषु भोजनम, वृथा दानम धनाढ्येषु, वृथा दीपो दिवापि च।
which means rain in the ocean is a waste, food for the already fed is a waste, charity to the opulent is waste, and lamp in daytime is a waste. भाई जी, हम सब जिन चीज़ों के बारे में सोचकर बस सोचते ही रह जाते हैं, आपने ग्रास रूट लेवल पर उन चीज़ों का सही मायने में समाधान किया है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ लोगों तक मदद पहुँचाई है और उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया है। जब आप अपने सफ़र को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको किस बात से सबसे ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है? मुझे तो खुशी होती है कि अगर मैं किसी के काम आऊँ। अभी आपको जैसे हम शुरू के अंदर जब एसटीडी कॉल वगैरह लगते थे उसके पहले की बात है, जब नेशनल हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता था, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट से NH6 एक्सीडेंट गया हुआ है, उस पर ट्रक वाला एक्सीडेंट होता, दोनों मर जाते थे। वो केरला से या कन्याकुमारी से कब आएगा उसके घर के लोग इतने दूर से, तब उसका पूरा ये करते थे, फिजरल पूरा करते थे और उसके अस्थि संभाल के रखते। 8 दिन के बाद में लोग पहुंचते थे और अस्थि हम देते थे। वो जो आंखों से आंसू निकलते थे ना, वो बात है। और अच्छा, मुझे एक बात मालूम है, मैं आपको नहीं सभी को बताता हूँ, हम कितना भी पैसा कमाओ, ईश्वर ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। एक तो छोड़ के जाओ या बांट के जाओ, इसके सिवा कोई पर्याय नहीं, कोई पर्याय नहीं। तो हम जितना भी कमाते हैं बांट के जाते हैं, क्या करेंगे? जी भाई जी, बिल्कुल। भाई जी, आपने जिस पेड़ के बीज 1986 में बोए थे, वह आज वटवृक्ष बनकर न जाने कितने लोगों को छांव दे रहा है। मनोज जी, बुल्ढाना अर्बन के नाम के इस वटवृक्ष ने लाखों जिंदगियां खुशहाल की है। What an inspiring and incredible journey। आइए अब हम नारी शक्ति और ब्रांड पावर के बारे में कीर्ति जी से जानेंगे। स्लाइड प्लीज। आप ये स्लाइड देख रहे हो ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे आप भी आपके मन में पढ़िए। RR Global's last 22 years journey, turnover up to 2023, 12,500 crores, manufacturing units 15, brands 15, retailers 1 lakh, electrician 3.5 lakhs, countries present 90, and RR Cable is the most successful flagship brand. Numbers speaks for themselves. Numbers speaks for themselves. ये देख के मुझे एक लाइन याद आ रही है, ब्रांड है तभी तो ये ग्रैंड है। This really deserves a huge round of applause from all of you. कीर्ति जी, जैसे हमने भाई जी का पूरा व्यावसायिक सफर को समझने की कोशिश की, जहां उन्होंने शुरू किया आइडिया से, विचार से पदपेढ़ी संस्था का, और एंड उसका रिजल्ट क्या है वो हमने जाना। तो हम भी आपकी तरफ से, जिस दिन आपने डिसाइड किया है कि ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, इंडियन एंड ओवरसीज मार्केट में ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? आपने सही कहा कि ब्रांड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पहली बात तो एक ये समझ लेते हैं कि ब्रांड के एस्पेक्ट्स क्या क्या है। मेरे हिसाब से है ना, ब्रांड को हमको 2 पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। एक हो गया या इंडिविजुअल कंपनी का ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड, दूसरा हो गया प्रोडक्ट, आइदर सर्विसेज और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये 2 अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। किसी इंसान से हम मिलते हैं तो कुछ 5-1 मिनट में समझ में आ जाता है कि अगला इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, स्टाइलिश है। तो उसी तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है, चाहे वो प्यून लेवल का हो या ड्राइवर हो या सेल्स टीम हो, मिड मैनेजमेंट लेवल का हो या टॉप मैनेजमेंट लेवल का हो,
वो जहाँ भी जाता है, जिस किसी से भी बात करता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, he definitely reflects the culture of your organization, your company. आपने क्या वैल्यू उनको दिए हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिसिप्लिन है, ये वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का भी जो पर्सनालिटी है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लोगो कैसा है, आपकी स्टेशनरी कैसी है, आपका विजिटिंग कार्ड कैसा है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपका विजन मिशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें फिक्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टू बिगिन विथ आई स्टार्टेड डूइंग करेक्टिंग दिस इट अ वेरी ग्राउंड लेवल। जैसे कि शुरुआत की थी तो हर प्रोडक्ट का नाम अलग था, ब्रांड अलग था, विजिबिलिटी लोगो अलग था। मैंने वो सारा पहले ठीक किया, एक यूनिफाइड आइडेंटिटी दी, रामरत्ना ग्रुप से उसको आरआर ग्लोबल बनाया, क्योंकि उससे हमारा ग्लोबल प्रेजेंस दिखता था और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक प्रॉब्ली एक बड़ा एमएनसी की इमेज बनती थी। सो दोज थिंग्स वी फर्स्ट फिक्स्ड अप एंड देन प्रोडक्ट के जो वैल्यू थे वो उसमें भी मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो है कि आप क्वालिटी, अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी सही है तो बची हुई सारी चीज़ें अपने आप आसान होती जाती है। उसके बाद बारी आती है कि आपका कम्युनिकेशन, आप अपने प्रोडक्ट के यूएसपी जो है कितने इफेक्टिवली, कितने इम्पैक्टफुली मार्केट में कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके कंज्यूमर को बता रहे हो। वो हमने अपना कम्युनिकेशन जो है बहुत क्रिस्प और टू द पॉइंट रखा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था हमेशा से कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में एंड कंज्यूमर को एजुकेट करना। सो हमारा अप्रोच हमेशा कंज्यूमर अवेयरनेस की तरफ रहा, जो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी हमको हेल्पफुल रहा। इससे दो फायदे हुए हमारे कि पहली बात तो चलो उस पर बाद में आते हैं। एक बार क्वालिटी की बात हो जाती है तो दूसरी बात आती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो गई, उसके बाद आती है विजिबिलिटी की। जहाँ जहाँ आपका कंज्यूमर है वहाँ वहाँ आपका प्रेजेंस होना, आपका दिखाई देना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि वायर्स एंड केबल का ब्रांड नहीं होता था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो एंड कंज्यूमर को अवेयर करना था। सो बिजनेस के साथ साथ हमें लोगों को एजुकेट करना था, इस गलत ट्रेंड से बाहर निकालना था। तो आरआर काबिल ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल मार्केट से बाहर निकल के रेडियो, टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी बात लोगों को कहना चालू की, अवेयरनेस क्रिएट करना चालू किया। इसके अलावा हमने बहुत सारे लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया, जैसे कि सोसाइटी बोर्ड्स है, जनरिक बोर्ड्स है, पुलिस स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, मंदिर है, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने अपना लोगो नहीं लगाया। तो वो चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव रही। इसके बाद में बारी आती है आपकी कंसिस्टेंसी की। आप जो भी कर रहे हो, क्वालिटी से लेके आपका कम्युनिकेशन से लेके आपके प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ब्रांड को कम्युनिकेट कर रहे हो, वो स्टेडीली कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। जो हमने कहा कि हमें कंज्यूमर अवेयरनेस का अप्रोच रखना है, हमने वो आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड लास्ट इज परसेप्शन। योर ब्रांड इज व्हाट योर कंज्यूमर परसीव्स इज टू बी। तो इन सब एक्सरसाइजेस का और ब्रांड स्ट्रेटेजी का ये बेनिफिट हमको ये हुआ कि वी वेर perceived as a trusted, consumer friendly brand। और उसका फायदा ये हुआ कि जो
जो ट्रेड स्ट्रॉन्ग ब्रांड था वो अब कंज्यूमर प्रिफर्ड ब्रांड बनने लग गया, जिसमें पुश करना पड़ता था वो अब धीरे धीरे पुल स्ट्रेटेजी पे आने लग गया। तो डोमेस्टिक मार्केट में दीज थिंग्स वर्कड वेल फॉर अस। इंटरनेशनल मार्केट में इट्स अ लिटिल डिफरेंट। हर मार्केट की डिमांड अलग है, हर मार्केट का स्ट्रेटेजी अलग है, हर मार्केट का स्टैंडर्ड अलग है। वायर्स एंड केबल्स जो प्रोडक्ट है दिखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, हर एक के स्पेसिफिकेशंस अलग अलग है। तो सबसे पहले तो इवन इन इंटरनेशनल मार्केट एंड द प्रोग्रेसिव मार्केट्स जो एडवांस्ड कंट्रीज है वहाँ पे क्वालिटी को प्रायोरिटी दी जाती है, क्वालिटी मैटर्स। सो हमारे पास काबिल के पास 27 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, जिसके हिसाब से तो हम हर कंट्री के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमाइज भी करते हैं। हर इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एप्लीकेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो वो कस्टमाइजेशन भी होता है। उसके अलावा जो यूनिफाइड आइडेंटिटी हमने की और जो अलग अलग प्रोडक्ट बास्केट हमारे वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट बास्केट है, सो हर कंट्री के हिसाब से जब वो मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग को डीप लेवल तक जाने का वहाँ पे मौका मिलता है और जो ब्रांड्स विलेज है उसका बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी व्हाट वी हैव अडॉप्टेड इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट बोथ। ये बैकग्राउंड दे रही थी मैं, तो आपका क्वेश्चन एक बार अगर वापस रिपीट कर देंगे। आई थॉट अगर मैं जंप करूंगी तो शायद कहीं डिस्कनेक्ट होगा। कीर्ति जी आपने इतने परफेक्ट वे से बताया, अगर कोई इंसान एनी ह्यूमन बीइंग इफ ही गेट्स इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस द फर्स्ट प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स जो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये बिजनेस को, बिकॉज फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव व्हाट आई अंडरस्टैंड, वो जो मेकअप करके संवरती है वैसे आपने वो कंपनी को आपने संवार दिया, उसके जो प्रॉब्लम्स थे उसको रेक्टिफाई कर दिया, बराबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोला मैं डीप तक गई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग था लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना। इतना बड़ा मार्केट है, अगर हम देखते हैं इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट का भी अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो यू हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मार्केट्स एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति जी, आपने ब्रांड लॉयल्टी कैसे बनाई और उसे लास्ट माइल तक कैसे कनेक्ट करने के लिए आपने क्या क्या किया? एक बार जब ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बाद में उसकी लॉयल्टी बनाना, क्योंकि अब तो कंपटीशन बहुत है, तो आप अगर इधर उधर चले गए तो कोई और आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने कंज्यूमर तक, टारगेट ऑडियंस को हमेशा कनेक्ट करके रखना पड़ता है। मोर और लेस हर प्रोडक्ट का या हर ब्रांड का रिक्वायरमेंट अलग होता है, बट मोर और लेस थंब रूल यही होता है। तो जब अगर हम आर काबिल का एग्जांपल ले तो हमारे कंज्यूमर का रेंज बहुत ज़्यादा है। इन अ वे इलेक्ट्रिशियन से लेके स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर से लेके रिटेलर से लेके OEM से, स्पेसिफायर से, कंसल्टेंट है, बिल्डर्स है, इन सबको कैटर करना पड़ता है। सबके साथ में हमको अपना कनेक्ट बना के रखना पड़ता है। तो दिस इज हर एक के कनेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती। तो मास लेवल पे कनेक्ट करने के लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन का कॉन्ट्रैक्टर और जो रिटेलर्स हैं, हमारे ग्राउंड लेवल के इवेंट्स काफ़ी होते हैं जिसको हमने हर पर्पस के हिसाब से डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जांपल हम 8 से 10 लोगों से लेके 2000 लोगों तक के इवेंट एक साथ में होते हैं, जिसको हमने अलग अलग नाम से डिफाइन किया। जैसे 10-12 लोगों का एक मीट होता है तो उसको हम काबिल नुक्कड़ बोलते हैं। सो ब्रांडिंग टू दैट लेवल वी गो, वी डोंट से दैट मीट और नुक्कड़, वी से दैट काबिल नुक्कड़, काबिल मीट,
काबिल लिंक, तो एग्जीबिशंस हुए और यहाँ तक कि जैसे रियल इस्टेट अवार्ड जैसे छोटे मोटे नहीं मोटे रियल इस्टेट अवार्ड जैसे CNBC के साथ में नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से भी हम कनेक्ट करते हैं। सो ये जो कंसल्टेंट और बिल्डर कैटेगरी है उनके साथ में तो टीम को हमेशा ही अपना कनेक्ट बना के रखना पड़ता है, बट जो मासेस के साथ कनेक्ट करना होता है, जो आपने अभी देखा आजकल टेक्नोलॉजी ने वो सुविधा दे दी है, तो हम उनके ऐप के थ्रू उनसे कनेक्ट अपना बनाए रखते हैं। तो हमारे RR कनेक्ट ऐप पे जैसे आपने बताया 1 लाख रिटेलर्स, और ये फिगर थोड़ा सा पहले का है, आज की तारीख में 350 इलेक्ट्रिशियंस रजिस्टर्ड है। तो एक बार इनका रजिस्ट्रेशन जो कि किसी भी इंडस्ट्री से जो मैक्सिमम मेरे ख्याल में मोबिल और एशियन पेंट्स का सबसे पुराना है, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो एक बार जब ये रजिस्टर हो गए तो डेफिनेटली इनको एंगेज करके रखने के लिए बाकी चीज़ें होती है। सो अलग अलग स्कीम्स होती है या इनको बेनिफिट देने पड़ते हैं, वो चलता रहता है। जो हमारा LNP प्रोग्राम भी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने रजिस्ट्रेशन के बाद, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने के बाद में भी उनको पॉइंट सिस्टम से जैसे जेट एयरवेज का था उस तरह से अगर चाहे तो वो अपना गोल्ड लेवल प्लैटिनम लेवल तक पहुंच के सो वो हमारे साथ बना रहता है। और इजी नेविगेशन हुआ या स्टिकीनेस मेंटेन करना है ऐप में, वो सारी चीज़ें जो है वो तो बेसिक हाइजीन से, तो वो सब हम मेंटेन करते हैं। लॉयल्टी बिल्ड करने का यही बेसिक तरीके हम अभी तक दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो ट्रस्ट को बरकरार रखना आपने जो बना के रखा है ब्रांड के रूप में, बिल्कुल सही। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें आप बिजनेस ग्रोथ के इंजन के रूप में टैग करना चाहेंगे? पहली बात तो कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड कांस्टेंट इनोवेशन। आपको अगर सस्टेन करना है मार्केट में तो आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी ही है और कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते रहना है, वरना कोई और आ जाएगा, वो मूव माई चीज, somebody else would move your चीज। तो वायर्स एंड केबल्स में हमने RR Kabel वॉज द फर्स्ट, और हमेशा है कोई भी नया इनोवेशन मार्केट में आया, इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है सबके लिए, बट जो सेफ्टी स्टैंडर्ड से या सर्टिफिकेशन से या फिर जैसे रीच है या ROH जैसे जो हजार्डस सब्सटेंसेस से फ्री है, ये सारी चीज़ें वी आर द ऑलवेज फर्स्ट वन टू इंटीग्रेट इन आवर प्रोडक्ट। सो हमेशा हम कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ऊपर ही रहते हैं। विजिबिलिटी के बारे में तो मैंने कहा ही है कि यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर हमेशा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्रिएट दैट इमोशनल कनेक्ट, जैसे कि भाई जी ने करके दिखाया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट दैट इमोशनल कनेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस, जो आपको लॉयल्टी से लीगेसी तक ले जाएगा। दैट्स द ओनली वे। तो ये हमने हमारे RR Kabel स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू करने की कोशिश की है, और आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ। आई फील इसके बारे में बताना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि इट्स रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई फील दैट आई हैव डन समथिंग रियली ग्रेट फर्स्ट टाइम एवर फॉर द सोसाइटी एज लार्ज। We will come out with that question after we finish that business part, because we have divided in 2 parts. Right. First, we need to understand your business journey. Yeah. So, just to tell you that I will not go into the detail, but RR Kabel Star Scholarship Program is not a charity or not a social service. It's a part of
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बट एट द सेम टाइम सो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ये स्वार्थ और परमार्थ दोनों है। Kirti ji, you have well explained what are the strategies for sustainability and growth of business. But I'm sure यहाँ पर बैठी हुई सभी महिलाओं को, including myself, as a woman entrepreneur, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि what are those aspects or strategies as a woman entrepreneur and what are the skills required to enter into business today? Confidence, willpower, and nothing else. I would say nothing else. Very short and crisp, very perfect, very well said by Kirti ji. Thank you for that inspiring message. आप अगर मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगी कि विमेन इन हर सेल्फ इज अ पावर हाउस, है ना। जब महिषासुर का वध करना था तो शिव जी खुद नहीं जा पाए थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मुझसे ज़्यादा शक्ति, माँ शक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पे वही काम वही कर सकेगी। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर स्त्री, हर औरत अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस रखे, आत्मविश्वास रखे, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन इट्स प्लेस। दैट्स इट। A big round of applause for all the women, the Nari Shakti over here. Thank you, Kirti ji. You have shown the importance of brand loyalty and how it can make difference to your business dynamics. साथ ही आपने ब्रांड को ग्रैंड बनाने के नुस्खे भी दिए। श्रुति, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। अब हम भाई जी, जैसे उन्होंने अपने सामाजिक कार्य पर थोड़ा सा प्रकाश डाला रिलेटेड टू एजुकेशन, बट हम उनसे एक रेयर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि वेयर हाउसिंग स्कीम, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, ऐसी मैं उनसे अनुरोध करूँगी। थोड़ा विस्तृत में बताऊंगा मैं। आने वाला जो समय है ये पूरा कोल्ड चेन और वेयरहाउस चेन का रहने वाला है। हिंदुस्तान अभी कई सालों के अंदर कृषि के अंदर बहुत आगे गया है। पिछले 3 साल में हमने सबसे ज़्यादा अनाज निर्यात किया, शक्कर निर्यात किया, सोया केक निर्यात किया। आने वाला समय पूरा ये है। और जिनको भी बिजनेस करना होगा, वैसे तो कई बिजनेस है, लेकिन कोल्ड चेन के अंदर और वेयर हाउस के अंदर लॉसेस के कोई चांसेस नहीं है। नया आने वाला बिजनेस लॉजिस्टिक के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर 80% हरियाणा के अग्रवाल लोग हैं, पूरा बिजनेस उनके पास में है। इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो एक बिजनेस हम कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशन, हम चाहते हैं कि अभी क्या है, मर्यादित कुटुंब व्यवस्था से एक ही बच्चा रहता है, 2 बच्चे रहते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अब स्कूल इंडस्ट्री में आइए, बहुत स्कोप है कि स्कूल उस स्टैंडर्ड के होना चाहिए, और वेटिंग पीरियड है थोड़ा, जब तक क्या रिजल्ट देते नहीं, तो वो भी एक व्यवसाय आप कर सकते हैं। दूसरा, आपने क्या ये अनाज के बारे में ज़्यादा ना कहे, वेयर हाउसिंग स्कीम जो बहुत लोगों को पता नहीं है। इस साल एक एनजीओ ने आंकड़ा डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान में 1,12,000 करोड़ रुपए का अनाज, सब्जी और फल नष्ट हुए इस साल में। आप अंदाजा लगाइए कि 1,12,000 करोड़ रुपए का दुनिया में कितने देश है कि जिनका साल भर का अनाज निकल सकता था। और उस सर्वे के अंदर यह आया कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर कि जहां पे 40% पका हुआ अनाज, सीजे हुआ अनाज जिसको बोलते हैं, ये नष्ट होता है, जबकि दुनिया का एवरेज 17% है। हम हमारे शादियों में देखते हैं कितना अनाज वेस्ट होता है। अभी हमारा समाज जोधपुर अधिवेशन के बाद में उस पर काफी चर्चा कर रहा है, लेकिन कोई बहुत अच्छे नतीजे सामने आए नहीं। आप एक सिर्फ पिक्चर सामने लाइए कि आपके थाली में जो अनाज आता है, ये बनते हुए 130 दिन की प्रक्रिया है। किसान बोता है, सींचता है, तैयार होते होते 130 दिन लगते हैं आपके थाली में आने को, और आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है जूड़ा डालने। जूड़ा डालने के पहले उन किसानों की मेहनत, उनका पसीना, वो पूरा आप सोचिए जूड़ा डालने के पहले
कि जबकि दुनिया के अंदर 80 करोड़ लोग एक टाइम भोजन या बगैर खाना खाए सोते हैं और हम उतना अनाज फेंकते हैं। अब इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर एक 50 मिनट की फिल्म बनाई अभी हमने, वे बन जाएंगी, वॉर अगेंस्ट वेस्ट। ये जो भी वेस्ट होता है इसके खिलाफ हम युद्ध पुकार रहे हैं। यानी हमारा बुल्लारमन परिवार, हम 14 लाख मेंबर है उसके अंदर, तो ये घर घर हम पहुंचाने वाले हैं कि ताकि कोई झूठा गाली नहीं, इसी के लिए काम करना है। भाई जी, ये काफ़ी प्रेरणादायी बात है और यहाँ पर मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि हम एमपीएफ मेंबर्स जो इतनी इस बात के लिए इतने कष्ट लेते हैं कि अनाज का एक दाना भी हमारे कोई इवेंट से वेस्ट ना हो, तो जितना थाली में लिया है उतना फिनिश करके ही हमको प्लेट रखने का कंपल्सन है। ऐसे ही अब स्वप्निल, हमें कीर्ति जी से भी उनके सामाजिक कार्य के बारे में जानने की उत्सुकता है। जी बिल्कुल श्रुति। मैम, हम आपसे काबिल स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम और मिशन रोशनी के बारे में जानना चाहते हैं। इसके पीछे की सोच क्या है और यह कैसे बड़े पैमाने पर समाज की लोगों की मदद कर रहा है? मैं पहले काबिल स्टार के बारे में बोलूँगी क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए तो इसको CSR या सोशल सर्विस में रखना सही नहीं होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बट जब मैं बिजनेस में बिजी थी, शुरू से मुझे मन में था कि कुछ ऐसा करना है समाज के लिए, अदरवाइज आपके एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। बट कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उस समय लगा कि हम इसी बिजनेस में रह के, इसी बिजनेस से पैसा निकाल के अगर हम कुछ कर सकते हैं भलाई का काम जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए हो, तो वो करें। इस थॉट से शुरू हुआ। तो हमारा जो हाउस वायर का एक प्रोडक्ट बिकता है, हर प्रोडक्ट के पीछे, हर बॉक्स के सेल के पीछे 1 रुपया हम लोग रिजर्व रखते हैं और वो हम ये इलेक्ट्रिशियन के बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए खर्च करना चाहते थे। तो इट्स थॉट प्रोसेस बहुत सीधा सिंपल है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो हमको क्रैक करने में 2 साल लग गए। तो लास्ट ईयर पहली बार हमने ये किया कि 10th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं, जितने इलेक्ट्रिशियन के, उनसे एप्लीकेशन मंगवाए और उसमें से जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स हैं उनको हमने 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी। आइडिया ये था कि इनको इनकरेजमेंट मिले, क्योंकि हम बॉम्बे और पुणे की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर जैसा होता है या थोड़े अच्छे वेल टू डू होते हैं। गांव में जाके देखो, बहुत खस्ता हालत रहती है इनकी, और बच्चों को पढ़ाना करना तो दूर की बात होती है उनके। तो उनको एक मोटिवेशन मिले। दूसरा ऑब्जेक्ट ये था कि इनमें से सच में कुछ डिजर्विंग अगर हमको मिलते हैं तो उनका एजुकेशन हम आगे स्पॉन्सर करें। ये नहीं हो कि पैसे नहीं मिले तो और फंड्स के इसमें उनको अपना सपने पूरे करने का मौका नहीं मिले। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने कई सारी जगह पे लास्ट ईयर में खुद गई थी ये समझने के लिए। कम से कम 10 लोकेशन पे मैं खुद अवार्ड देने गई थी उन पे। और आपने सही कहा, सबसे बड़ा सुख इसी में है कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उस समय जो उनके इमोशंस होते हैं वो अगर हम समझ जाते तो इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, इनफैक्ट वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। वो जो देखा है हमने ना, तो कुछ 200 किलोमीटर दूर से बच्चे आए, उनके माँ बाप, दादा दादी सब आए। और एक बात और समझ में आई कि वो 10,000 रुपया उनके लिए रियली मैटर करता है, लेकिन उनको जो खुशी थी और उनका जो इमोशंस था वो इसलिए ज़्यादा था कि जितना ग्रेसफुली और जितना उनको रिस्पेक्टफुली वो ऑनर दिया गया, मैं खुद सब जगह पे गई, ये उनके लिए बहुत मैटर कर रहा था। तो मेरे को ये था कि ठीक है, मॉनेटरी हेल्प तो सब करते, बट इन वॉट एवर वे इफ वी कैन मेक समवन फील गुड एंड there can nothing be beautiful than that। मुझे ऐसा लगता है उससे ब्यूटीफुल दुनिया में और कुछ नहीं है। तो ये था
काबिल स्टार के पीछे का थॉट प्रोसेस। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, हम अब सेकेंड ईयर में हैं, बट इट वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। अब आर काबिल के CSR की बारी आ रही है, और प्लस हमारे फैमिली के कई सारे ट्रस्ट हैं। तो जैसे मेरा पैशन ब्रांड का है, थोड़ा सा फैमिली में फाइट करना पड़ा, ससुर जी से भी करना पड़ा, क्योंकि एक वो सोच रहती है ना कि आप दान करो, किसी को बताना की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को फाइट करके मैंने उसका भी ब्रांड बनाया। जो रोशनी है, जो मिशन रोशनी को अब मैंने रोशनी के इससे ब्रांड किया, जो आर काबिल का CSR को रिफ्लेक्ट करता है। और आगे चल के इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में और करने की इच्छा है, जिससे कि लोगों को उसका इम्पैक्टफुल बेनिफिट मिले, उसके बेनिफिशियरीज को मेजरेबल बेनिफिट्स हम कर सके। और फैमिली ट्रस्ट को भी हम से भी जितने भी डोनेशन हो रहे हैं, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा ये करके करना चाह रही हूँ कि भाई उसको और ऑर्गेनाइज करें और ठीक से होता रहे। बट उसके सारे डिटेल्स तो अभी मैं नहीं देना चाहती, शायद फिल्म में आ ही गए कि क्या क्या हुआ है। कोशिश ये है कि एवरी पेनी व्हाट वी स्पेंड फ्रॉम वेर एवर गोज टू अ राइट पर्सन, डिजर्विंग पर्सन, और उसका फायदा हो। और इसका एक और स्वार्थ ये है कि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं वो इस बात को रियलाइज करें और अपनी लाइफ में वो आगे चल के लोगों को हेल्प करें। यही उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है। जी बिल्कुल, जो इनिशिएटिव्स आपने रन किए, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, न सिर्फ हमारे लिए, बेनिफिशियरीज के लिए भी ये इंस्पायरिंग है। आपने जो पर्सनल टच की बात कही है, पर्सनल टच होने की वजह से वो जो मोटिवेट करता है बेनिफिशियरी को, इट्स ऑन अनदर लेवल। थैंक यू कीर्ति जी फॉर दैट। So your social initiatives are so impactful that they are truly making this world a better place. No, actually we have a long way to go. मैंने तो कुछ ही नहीं किया अभी तक। They are making an impact. भाई जी के भी, भाई जी and कीर्ति जी, you are role models for so many of us here today. बिल्कुल सही कहा स्वप्निल। हमें भाई जी और कीर्ति जी के व्यावसायिक और सामाजिक सफर को जानने का मौका मिला। भाई जी के सफर से हमने ये जाना कि जब भी हम किसी नए व्यवसाय का विचार करते हैं तो वह आम जनमानस को पीड़ा कम कर उसे फायदा पहुंचाने में सक्षम कैसे बने। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं भाई जी। व्यवसाय शुरू करने की इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। भाई जी के भाषा में कहे तो इच्छा शक्ती असते तिथेच मार्गही असतो। कीर्ति जी से हमने जाना व्यवसाय में ब्रांड का महत्व कितना होता है और उससे हम व्यवसाय की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी ने इसे जाना और सीखा। हम तीनों ने भी सीखा डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। थैंक यू। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हीं की परीक्षा हो रही है। आज आपने हमें यहाँ इतना ज्ञान से प्रकाशमय किया, उसके लिए मैं 4 पंक्तियों से आप दोनों का आभार मानना चाहती हूँ, हम तीनों की ओर से। एक उम्र की तपस्या के फलस्वरूप जैसे उभर था, खरे सोने का निखार है। वाकई आज के हमारे प्रमुख अतिथियों के जीवन का यही सार है। खूब सारी प्रेरणा लेकर इनके जीवन से अब हम भी चुनौतियों के लिए तैयार हैं। अपना बहुमूल्य समय देकर हमें ज्ञान से प्रकाशमय करने के लिए हम तहे दिल से इन दोनों के शुक्रगुजार हैं। Thank you, Bhaiji and Kirti ji, for enlightening us. Your work really highlights the essence of our community, that is सेवा, त्याग और सदाचार। आज हम सबने इन दोनों की कहानी सुनी, चलिए अब उनसे सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
जिन्होंने इसका अनुभव किया है।